जो 8 घंटे डेली बैठते हैं और एट ए स्ट्रेच 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठते हैं, उसका जो जिस्म पे नेगेटिव इफेक्ट है वो आधा पैकेट सिगरेट पीने से ज्यादा है। अगर मैं इसको 5 डिग्री यूं करूंगा तो मेरे 7 मोहरों पे 9-9 पाउंड वजन एक्स्ट्रा है। हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, घुटना, शोल्डर, कमर, इसका ताल्लुक कैल्शियम की कमी की वजह से भी। माइंड को अल्लाह ने ये कैपेसिटी दी है कि ये अपना जो स्ट्रेस है, जो अपनी टेंशन है, ये यहाँ पे नहीं रखती, ये जो भी नियरेस्ट टेंडर एरिया है उधर शिफ्ट करती है। कोई पेन है, कोई आपका नी में स्टिफनेस है, कोई शोल्डर में स्टिफनेस है, या कोई और तरह की आपको पेन है, या और तरह की इससे रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की तकरीबन 27 साल पहले। उसके बाद चाइना चला गया, ऑक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग की। अमेरिका हार्वर्ड जाने का इत्तेफाक हुआ। हंगरी से फेलोशिप इन पेन मेडिसिन अल्लाह ने करवा दी और वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानीज़ जिन्होंने FIPP और FIPM किया है अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द जो है बुनियादी तौर पे तो अल्लाह की एक रहमत है। इससे पता चलेगा कि ये घुटने में जो दर्द हो रहा है वो कमर से, ये कहीं और से आ रहा है या घुटने का अपना है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, आप दूध में तैरे, आप 1 मन दूध पिए रोज का, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। क्या इसके गर्दन के दर्द की वजह से कमर में भी दर्द होती है? आज के तरीका इलाज में कमर दर्द वाले पेशेंट को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। इट्स नॉट स्ट्रेस, इट्स अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस व्हिच किल्स अस। डॉक्टर साहब, मुझे जरा गिन कर बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज स्टेम सेल थेरेपी से मुमकिन है। फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, इसका इलाज भी क्या PRP से मुमकिन है? मुस्तकिल इसका हल क्या, इसकी वजूहत क्या होती हैं और इसका हल क्या है? कोविड के बाद ये बड़ा पैंडेमिक है बच्चों में, जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं। बेगम से लड़ाई होगी, झाड़े पड़े, उसका स्ट्रेस भी इधर शिफ्ट होता है। 100%। कैंसर नहीं परेशान करता, कैंसर का जो दर्द है, जो उसकी तकलीफ है, और लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह आसानी कर। कैंसर की दर्द का इलाज भी है 100%। क्या PRP से शुगर का इलाज भी है? 1.5 करोड़ वाला इलाज अमेरिका में, यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 लाख रुपए में हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बेहतर। वहाँ 80% रिजल्ट थे, हमारे 100% रिजल्ट। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल को एक्रेडिट किया है रीजनरेटिव स्टेम सेल थेरेपी के लिए। इफ़्फ़त अहमद। वो इफ़्फ़त अहमद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आज की नईम साहिब के साथ आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और जो आज की हम बात करने वाले हैं उसमें एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट है। हमेशा सारे गेस्ट स्पेशल होते हैं, लेकिन आज वो ऐसे गेस्ट हैं कि जिनका ताल्लुक, जिनकी बातों का ताल्लुक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से होगा, डेली लाइफ से होगा। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन बताएंगे हमारे साथ। और इत्तेफाक से वो जो शख्सियत है, मेरे बड़े भाई भी हैं, डॉक्टर शहजाद साहब। और डॉक्टर शहजाद साहब स्पेशलिस्ट हैं पेन मैनेजमेंट के। PRP एक कॉन्सेप्ट है, उसको डील करते हैं। पाकिस्तान में वो शायद पहली शख्सियत हैं जो इसमें अथॉरिटी रखते हैं। तो आज का प्रोग्राम आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, कोई आपका नी में स्टिफनेस है, कोई शोल्डर में स्टिफनेस है, या कोई और तरह की आपको पेन है, या और तरह की इससे रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू है, या आप एंटी एजिंग के मतलब कुछ जानना चाहते हैं, तो आज आप इस सारी ये जो हमारी आज की गुफ्तगू ज़रूर सुननी है, क्योंकि इस गुफ्तगू से आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आज तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। शहजाद भाई, आजकल की एक टर्म चल रही है, जाहिर है सबको, जब मैं डॉक्टर कह रहा हूँ तो शहजाद भाई थोड़ा सा तारुफ करवा दें, कहाँ से क्या क्या डिग्री ली, ताकि सारा नाज़रीन को ये पता चले कि हमें डॉक्टर नहीं बैठे, सच्ची बच्ची वाले डॉक्टर बैठे। हाँ सर, जहाँ तक मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ मेडिकल साइंस का। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की तकरीबन 27 साल पहले। उसके बाद चाइना चला गया, ऑक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग की, ऑक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस की, लोगों के घुटने और कमर और गर्दन और जो जोड़ों का दर्द था उस पर बहुत साल काम करते रहे। फिर जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई,
अमेरिका हार्वर्ड जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ से 2 साल का डिप्लोमेट किया पेन मेडिसिन में। कार्डिफ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड यूके से एमएससी पेन मेडिसिन की, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पेन मेडिसिन की, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पेन यूएसए से फेलोशिप इन इंटरवेंशनल पेन प्रैक्टिस करने की तौफीक दी अल्लाह ने। हंगरी से फेलोशिप इन पेन मेडिसिन अल्लाह ने करवा दी, और वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानी जिन्होंने एफआईपीपी और एफआईपीएम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ जो दूसरी स्पेशलिटी है पेन मैनेजमेंट के साथ साथ, उसको हम कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन इस टाइम आप कह रहे हैं कि जी लेटेस्ट एवोल्यूशन है, लेटेस्ट अपग्रेडेशन है कन्वेंशनल मेडिसिन की। रीजनरेटिव मेडिसिन बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जिसमें हम बॉडी के अपने सोर्सेज यूज़ करके हम बॉडी को ना सिर्फ ट्रीट करें, बल्कि जो मॉडर्न एज का एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड्स, तो उसमें हमारी एजिंग जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई है। अगर आप देखें अपने आबाओ अजदाद को, तो वो 60-70 साल की उम्र में भी साइकिल चलाना, पैदल चलना, तो हम लोग गाड़ियाँ, बाइक्स, और उसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोसेस्ड फूड्स है, मिलावट है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, उसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस, और जो बॉडी में अर्ली एज पे अगर हम पीछे 30 साल जाएं तो आपको कमर के, घुटनों के, गर्दन के और अमराज इतने नहीं मिलते थे, क्योंकि लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी। अब क्या है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, किसी को सर दर्द है, किसी की कमर है, इतने बड़े हमने उनको बैग उठवा दिए बेचारों को। जवान बच्चे हैं जो आईटी के हैं, किसी की आंखों का खिंचाव है, किसी की गर्दन का खिंचाव है। तो ये लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ें मिल के इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो इस प्रोसेस को हम रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होने वाला है उसको हम पीआरपी कहते हैं। अच्छा, मैं एग्जैक्टली वही सवाल पूछने लगा था कि ये एक्चुअली जो हम एक टर्म सुनते हैं काफ़ी अरसे से, कि ये अभी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, पीआरपी, ये है क्या और इसका तरीका इलाज क्या है? पीआरपी मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम पेशेंट का अपना ब्लड लेते हैं, किसी और का डोनर किसी का नहीं हो सकता। उस ब्लड को हम प्रोसेस करते हैं, और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स है, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ बहुत सारे प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, उनको हम सेपरेट करके उनको फिर मज़ीद एक्टिवेट करते हैं। होता क्या है, एजिंग के साथ क्रॉनिक बीमारियों में, जो दायमी बीमारियां हैं, उसमें क्या होता है कि बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल के अंदर जो बड़ा यूनिट है जिसको हम कहते हैं असल कारखाना, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन सबसे बड़ी कॉज है ये जो बीमारियां लिंगर ऑन होती हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया बुनियादी तौर पे आपका एनर्जी प्रोडक्शन का कारण, आप कह लें कि आजकल आईपीपी बहुत हाईलाइट हुए हैं, तो ये बॉडी के सेल का आईपीपी है कि ये एनर्जी प्रोड्यूसर है, कि ये बॉडी में एटीपी जो असल एनर्जी मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस करता है, एएमपी होता है, एडीपी होता है, एटीपी बनता है, और बॉडी एटीपी को यूज करके अपनी जितनी नॉर्मल फंक्शनिंग है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, निज़ाम में खुराक का हजम होना, ब्लड फ्लो, हार्ट की पंपिंग, आपकी ब्रेन की सारी एक्टिविटी, तो ये एटीपी पे, एनर्जी पे बेस करती है। तो जब एटीपी प्रोडक्शन लो होती है तो बॉडी जो है बीमारियां लिंगर ऑन करती हैं, आप ठीक नहीं होते। आप मुझे कोई बताएं कि जी किसी की कमर दर्द यूजुअली ठीक होते देखी, वो क्या कहते हैं गोरे, कि जी यू नीड टू लर्न टू लिव विद योर वाइफ एंड बैक पेन। ये बहुत मतलब मशहूर माकूल है, बेशक ऐसे ही जी बेगम के साथ और कमर दर्द के साथ आपको सीखना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, मैं पीआरपी पे आता हूँ। रीजनरेटिव मेडिसिन में पीआरपी, स्टेम सेल, एक्सोसोम्स, ये सारी चीजें हैं, और ये इनका मंबा, बेहतरीन चीज ये है कि आपका अपना जिस्म है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया 4 चीज़ों की कसम खा के कि मैंने इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया।
बेशक। अशरफुल मखलूक बनाया। तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक की जो बेहतरीन तख्लीक है उसमें इतने रिजर्व ना हो कि वो अपने आप को ठीक ना कर सके। अच्छा इशरात भाई, ये चीज बताइएगा कि जो PRP है, इससे क्या किसी इंसान की जो कमर दर्द का प्रॉब्लम है या कोई ऐसी दायमी बीमारी है, उसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है सर। कमर दर्द तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। अच्छा। अगर हम कमर दर्द की बात करें तो मुख्तलिफ एज ग्रुप में मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर हम यंग एज ग्रुप की बात करें, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, मसल स्पैज्म हो गया, स्ट्रेन हो गया, कोई आपने गलत एंगल पे वजन उठा लिया, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी आपकी बॉडी यूज टू नहीं थी, लोड पड़ा, आपकी डिस्क जो है वो बाहर आ गई, उसने नर्व को कंप्रेस कर दिया, छियाटिका हो गई, कमर दर्द हो गई, तो हमें उसकी वजूहात को देख के उसको हम एड्रेस करते हैं। अगर हम आ जाए मिडिल एज और ओल्ड एज में, तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, डीजनरेशन पूरी बॉडी करती है। जब हड्डियां डीजनरेट करती हैं, मोहरे डीजनरेट करते हैं, तो क्या होता है कि हड्डियों के अंदर से जो कैल्शियम है वो निकल के मुख्तलिफ जगह पे चोंचे बनाता है। वो जो चोंचे हैं वो नसों को, नर्व्स को, मसल्स को, उनको इरिटेट करती है, उनको डिस्कम्फर्ट करती है, जिससे पेन होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अ डायग्नोसिस इज डन और उसमें आपको एज, हिस्ट्री, अब मैं एक बात करता हूँ कि जी एक दर्द है कमर का, मरीज टिपिकली कहता है कि जी मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी कमर अकड़ी हुई होती है, दर्द होता है, मैं एकदम उठ के चल नहीं सकती। ये ख्वातीन में बहुत कॉमन जी जी बिल्कुल। ठीक है, टांगों में खिंचाव है, थोड़ा चलते हैं बेहतर हो जाता है। तो अल्लाह ने जिस्म में रिपेयर का एक मैकेनिज्म रखा है, और जब हम सोते हैं तो जिस्म में सारी रिपेयर उस वक्त होती है। तो कोई भी रिपेयर जो है या रीजनरेशन है वो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के बगैर नहीं हो सकती। तो ओवरनाइट जब वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंक्रीज करते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं तो जहाँ पे थोड़ी बहुत नर्व्स की या मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो तो वो ज़्यादा सीवियर तरह प्रेजेंट करती है, तो इसको हम इन्फ्लेमेटरी पेन या और कहते हैं। तो इस पेन के लिए डेफिनेटली अगर तो यंग एज में है तो हमें रूमेटाइड आर्थराइटिस इस तरह की डिजीज़ को रूल आउट करना पड़ता है। अगर मिडिल एज या एडवांस एज है तो उसमें डीजनरेटिव या मैकेनिकल बैक पेन होती है। तो हर एक को एड्रेस करने के लिए सबसे जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है टू स्टार्ट विद, अगर किसी को कमर दर्द स्टार्ट हुआ, पहले हम ये कहते थे कि कंप्लीट बेड रेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, इसका मतलब मैं जो आपकी बात से समझा कि क्या अगर आजकल किसी को, पहले कहते थे कमर दर्द है, आपकी डिस्क में प्रॉब्लम आ गया, हिल गई है डिस्क, तो इसमें आपको सिर्फ आपने बेड रेस्ट करनी है, यानी आज के तरीका इलाज में कमर दर्द वाले पेशेंट को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, ये वो वाला एब्सोल्युटली नॉट नहीं है। ओके ठीक है। लेकिन ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है, मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिलैक्स कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने हाथ को चमड़े में या किसी भी चीज़ के साथ 2 दिन के लिए इसको सीधा बांध दें, आपको कई हफ्ते लगेंगे इनकी मूवमेंट वापस लाते हुए, स्ट्रेंथ वापस लाते हुए। मसल उस वक्त तक मसल है जब वो काम करेगा। तो अगर हम मसल से काम नहीं कराएंगे तो मसल की वेस्टिंग होगी, मसल सपोर्ट नहीं करेगा दूसरे मसल्स, तो उससे आपकी दर्द जो है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो सो रेस्ट इंपॉर्टेंट है बेड रेस्ट में। रेस्ट भी इस सेंस में कि जी थकना नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं करना। ओके, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चलना भी नहीं है। जी, अभी कुछ साल नहीं जी, सिर्फ पिछले साल एक बड़ी लैंडमार्क स्टडी पब्लिश हुई इंग्लैंड में, और उसमें उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो 8 घंटे डेली बैठते हैं और एट ए स्ट्रेच 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठते हैं, उसका जो जिस्म पे नेगेटिव इफेक्ट है वो आधा पैकेट सिगरेट पीने से ज़्यादा है। जस्ट इमेजिन कि जो प्रोलॉन्ग सिटिंग है 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो आजकल आप देखें जितने लाइफस्टाइल हैं, जॉब्स हैं, 9 to 5 वाले बैंकर्स हैं, IT वाले तो बेचारे 16-16 घंटे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, खासकर जो वर्किंग है, देखिए हमारे यहाँ आज भी वन अर्निंग हैंड है मोस्टली, अगर वो बैठ जाता है तो वो अकेला नहीं बैठता, पूरे का पूरा घर बैठ जाता है। तो उन बच्चों से, उन जवानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप IT में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बैंकिंग है, तो जो सिटिंग जॉब है, रिक्वेस्ट ये है कि हर आधे पौने घंटे बाद, मैक्सिमम 1 घंटे के बाद सिर्फ अपने वर्क स्टेशन पे ही उठें और
थोड़ा सा मूव कर लें, अगर आपके पास जगह है तो 2-4 कदम चल के दोबारा बैठ जाएं, आधा मिनट नहीं लगता। उससे ये होता है कि मसल रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे भी हम दोनों बैठे हुए हैं जी जी तो हमारी कमर लोड हो रही है। जी जी कमर में क्या है, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मोहरे हैं, डिस्क है। तो वो सारी की सारी चीजें जब लोड होंगी और वहां पे कॉन्टिन्यूसली हम करते रहेंगे तो वो उसमें इन्फ्लेमेशन, डीजनरेशन, स्पैज्म और ये सारा कुछ। और फिर क्या होता है, हमारा एक साइड पे वर्क स्टेशन है, राइट या लेफ्ट पे, तो आप देखते हैं कि जी एक साइड खिंच गई है, गर्दन खिंच गई है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को मोबिलाइज करते रहेंगे, उठ के टहल लिया, रुकू वाला स्ट्रेच कर लिया, तो उससे वो जो लोड है वो नीचे चले जाएगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, और अगर वहां पे कोई वेस्ट या कोई ऐसी चीजें जमा हुई हैं वो निकल जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब आपने जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की है, बड़ी खतरनाक बात भी की है कि जो 8 घंटे मुसलसल अपनी कुर्सी पे बैठना, अपनी चेयर पे, अपने वर्क स्टेशन पे बैठना, या 2-3 घंटे मुसलसल बैठना, वो इक्वल है आधा पैकेट सिगरेट पीने की। ज्यादा नुकसानदेह। अच्छा, उससे भी ज्यादा नुकसानदेह। उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें और सिगरेट पिए, नहीं, दैट डज नॉट मीन इट। लेकिन बताने का मकसद ये है उस रिसर्च का कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। डॉक्टर, जिस तरह आपने बताया कि 8 घंटे मुसलसल बैठने से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और नुकसानदेह, ज्यादा मतलब हाफ पैकेट सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या जिनको ये कोई प्रॉब्लम हो जाता है उसके बाद इनका फिर इलाज जो ये पेन मैनेजमेंट से, या वो आपने जो स्टेम सेल का कहा PRP, उससे मुमकिन हो सकता है? अब 2 चीजें हैं। एक चीज ये है जो बुनियादी है, अगर तो दर्द एक्यूट है, अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा जी 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 कि दर्द जो है बुनियादी तौर पे तो अल्लाह की एक रहमत है कि आपको अंदाज़ा होता है कि जी जिस्म का वो हिस्सा, कमर है, गर्दन है, सर है, कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करें, उसको रेस्ट दें, फिर बात करूँ बेड रेस्ट नहीं, ठीक है। और उसका इलाज करें। लेकिन जब दर्द और इसकी अंडरलाइन काज होती है कि कोई चोट लगी, कोई मोच आई, कोई पोस्चर की वजह से कोई स्टिफनेस हुआ, तो इसकी कोई कॉज है, इसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो है क्रॉनिक पेन, जिसको हम दायमी दर्द कहते हैं। दायमी दर्द जो है कोई भी दर्द जो 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करे, मुसलसल, ओके, कि जी आपको 3 महीने से कमर में दर्द है, तो अब वो एक्यूट नहीं रही, अब वो क्रॉनिक रह गई, क्रॉनिक बन गई। तो क्रॉनिक पेन जो है इटसेल्फ बीमारी है, जैसे बाकी बीमारियां हैं। तो इसमें भी जिस्म के अंदर जो आपका अल्लाह ने मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जी कुछ ऐसे नर्व्स हैं जिनको हम नोसिसेप्टर कहते हैं, जो टच, वाइब्रेशन उसको महसूस करते हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन हो जाती है। सेंसिटाइजेशन क्या है कि अल्लाह ने दर्द की मैनेजमेंट के लिए भी जिस्म के अंदर निज़ाम रखा है कि जब किसी को कोई दर्द होता है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज दिमाग तक जाता है, फिर वहाँ से वापस मैसेज आता है, तो वो केमिकल रिलीज होते हैं जो मसल्स को नर्म करते हैं, ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं, ताकि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वहाँ से निकल जाएं, फ्लश हो जाएं। तो बॉडी, इसमें ये होता है कि जी जो आपके पेन लाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, जो नोसिसेप्टर्स हैं, वो एम्पलीफाई हो जाते हैं कि जी नॉर्मली तो मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा तो दर्द होगी टच करने से। तो उन केसेस में ये होता है कि जी आपने थोड़ा सा भी टच किया है तो इतने सेंसिटाइज्ड हैं, वो इतने एम्पलीफाई हुए हैं, वो पेन ज़्यादा महसूस करते हैं। और जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, जो इनहिबिटरी आपके केमिकल्स और वो रिलीज करते हैं, वो मास्क हो जाते हैं, इसको हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो क्रॉनिक पेन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी जो सेंसिटाइजेशन है, जब तक वो एड्रेस नहीं होगी, जो आपका पेन का मैकेनिज्म है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं करेगा। अच्छा, प्लीज। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली जो क्लासिकल अप्रोच है कि आपने पेन किलर्स दिए, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दिए, तो वो वक्ती तौर पे आपको दर्द का एहसास नहीं होने दे रहे। जो दर्द की वजह है, जब तक वो एड्रेस नहीं होगी, आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जो आपका सवाल था कि क्या हम कमर दर्द जो क्रॉनिक है, अमूमन क्रॉनिक होती है, सालों से लोगों को होती है, क्या उसका
दवाइयों के अलावा या सर्जरी के अलावा कोई बेहतर हल है? जी, जो इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन है, जो मेरी स्पेशलिटी है प्राइमरी, उसमें हम ये एक बीच का रास्ता है जो कन्वेंशनल मेडिसिन के, जो टिपिकल फिजियोथेरेपी और पेन किलर उसके, और सर्जरी के बीच का रास्ता है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके तरीकाकार को क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन। उसमें क्या करते हैं? उसमें हम छोटी छोटी इंटरवेंशंस करते हैं। ओके। उसमें क्या है, जो आसान तरीन चीज़ है, पेन कौन कैरी करता है? नर्व, और नर्व सेंसिटाइज हुआ है। अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन नीडल के साथ जाके उस नर्व के आसपास इंजेक्ट कर देंगे जो उस नर्व की कंडक्शन जो एक्स्ट्रा हुई है उसको रोक दे, जिसको हम नर्व ब्लॉक कहते हैं। जी जी। नर्व ब्लॉक अमूमन लोग पूछते हैं कि सर जब हम ब्लॉक करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, तो ये भी मैं बता दूं कि जी नर्व ब्लॉक सिर्फ एक टर्म है, हम किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रहे परमानेंट। तो वो जो सुन करने वाली दवाई है ज़ाइलोकेन, लाइडोकेन, ब्यूपिकेन, उसका मैक्सिमम इफेक्ट मिनट से घंटों में होता है। जी जी। लेकिन जब आप पेन का साइकिल स्टॉप कर देते हैं तो बॉडी का जो अपना निज़ाम है वो बैलेंस हो जाता है, और बॉडी के जो अपने इनहिबिटरी मैकेनिज्म है पेन को, वो स्विच ऑन हो जाते हैं। तो मरीज़ को हफ्तों, दिनों नहीं, सालों आराम रहता है। तो उसके लिए हम नर्व ब्लॉक्स कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा डैमेज है हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से, अगेन हर चीज़ में हम नीडल के साथ वहाँ पहुँचते हैं, कोई कट नहीं लगाते। और ये इसकी सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि हम ये कैमरा के साथ देख के, अल्ट्रासाउंड के साथ देख के, अल्ट्रासाउंड सिर्फ पेट या उसके लिए नहीं है, एमएस के अल्ट्रासाउंड जिसमें मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसमें हम एक एक नर्व, एक एक ब्लड वेसल को देख के जहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन, बीमारी, प्रॉब्लम मिलती है, वहाँ जाके जब दवाई इंजेक्ट करेंगे तो उसका असर, तो जो उसका सुन करने वाला असर है वो तो कुछ मिनटों में, आधे घंटे, 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो रिलीफ है वो महीनों सालों चलता है। अच्छा इरशाद भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इस तरीके इलाज की जिससे आप इंटरवेंशनल मेडिसिन वो कह रहे हैं, इससे कितना ये महंगा है एज कंपेयर टू जो सर्जरी होती है, या जो कमर की सर्जरी के अलावा या दूसरी कोई कन्वेंशनल जो भी तरीका इलाज है वो बेहतर है, और इससे कंपैरेटिवली महंगा ही सस्ता है? देखिए, महंगे सस्ते से पहले मैं एक और कमेंट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, जी जी, कि मॉडर्न वर्ल्ड में सर्जरी की, खासकर स्पाइन सर्जरी, 2 वजह हैं। एक, खुदा ना खास्ता मरीज़ का पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो रहा हो, जिसको हम कॉडाक्वेना कहते हैं, कि जी मरीज़ को पता नहीं चल रहा, उसका पेशाब नहीं कर रहा है, पखाना बंद हो गया, या ठीक है, तो ये कॉडाक्वेना है। दूसरी इसकी जो वजह हो सर्जरी करने की, वो है कि अगर टांगें या जिस्म काम करना छोड़ते हैं, कि मोटर ब्लॉक हो जाए, वो इतना ज़्यादा कंप्रेशन है किसी भी वजह से, वो डिस्क की वजह से है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, सिर्फ ये 2 वजहों में सर्जरी इंडिकेटेड है। ओके। रीजन अदरवाइज आप कन्वेंशनली अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने एक पूरा हमें वो एक मैकेनिज्म दिया है जिसको हम WHO लैडर कहते हैं। जी जी। स्टेप 1 कि जी आप रेस्ट, फिजियोथेरेपी, अद्वियात, 2 हफ्ते में अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कि ज़्यादा नहीं बैठना, वज़न नहीं उठाना, ये एहतियात तो मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर नारकोटिक्स जो है, जिसमें मॉर्फिन है, ट्रामाडोल और इस तरह की चीज़ें हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक मरीज़ कितने अरसे के लिए खाएगा। तो मॉडर्न साइंस एक नई जिद्दत के साथ आई, जिसको हम बात करें इंटरवेंशनल पेन, तो इसमें हम मिनिमली इन्वेसिव नर्व ब्लॉक से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से, और अगर हम मॉडर्न और बात करें तो ये जो रीजनरेटिव है, तो जहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर चलते नहीं है, तो जो आपके मसल हैं, खासकर कमर के मसल, हम में और बाकी जितनी स्पीशीज़ हैं, अल्लाह ने क्या फ़र्क दिया है, अल्लाह ने हमें सीधा खड़ा किया है, और सीधा खड़ा होने की हमें क्या कीमत पे करनी पड़ती है, हमारा स्पाइन लोड होता है। अदरवाइज़ अगर हम भी 2 पाँव और 2 हाथ पे चल रहे हो तो हमें कमर दर्द नहीं होता, क्योंकि आपकी ऊपर वाली बॉडी का वेट नहीं आता स्पाइन पे। तो उसके नतीजे में क्या होता है, अल्लाह ने
कुछ मसल्स हमें दिए हैं जिनको हम इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसल है जो मल्टीफीटस है, जो दोनों मोरों के साथ अटैच्ड है, ट्राइंगुलर, जो उसको सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। तो होता क्या है कि जी जब आप कॉन्टिन्यू सिटिंग है, वेट गेन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मल्टीफीटस मसल है इसमें मसल की जगह चर्बी आती जाती है। चर्बी तो फैलती सुकड़ती नहीं है जी, जहर वो जम जाती है एक जगह। वो जम जाती है, और वो मसल जब काम नहीं करेगा, बाकी मसल काम करेंगे तो वो ओवरलोड में जाएंगे, जिससे सारी उम्र, वो जो अंग्रेज ने कहा उस वक्त की साइंस के मुताबिक ठीक था कि सारी उम्र, तब रीजनरेटिव मेडिसिन और ये चीज़ें नहीं थी। तो उन मसल्स को जब तक आप एड्रेस नहीं करते तब तक नहीं ठीक। और अल्लाह इतना मेहरबान है कि अगर पूरे का पूरा मसल भी चर्बी से रिप्लेस हो गया, आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और रीजनरेटिव मेडिसिन जिसमें पीआरपी, स्टेम सेल और ये सारी चीज़ें हैं, वो मिला के करेंगे कि आपने मसल के अंदर जाके ग्रोथ फैक्टर्स डाल दिए पीआरपी की शक्ल में, पेशेंट के अपने ब्लड या चर्बी में से स्टेम सेल लेके डाल दिए कि वो रीजनरेट करें, प्लस फिजियोथेरेपी जब होगी तो वो मरीज के जो मसल्स हैं वो दोबारा काम करना शुरू करते हैं। जो डेड मसल हो अलाइव हो जाएंगे, वो अलाइव हो जाएंगे, दोबारा फैट की जगह मसल फाइबर आ जाएगा। अभी मैंने पेपर पब्लिश किया है जो दुनिया का पहला पेपर था, मैंने नहीं, हम सब ने, जो हमारी टीम ने, कि जिसमें हमने ये जो मल्टीफीटस डिसफंक्शन है, अमेरिका में एक 2020 में एक उन्होंने स्टिमुलेटर दिया कि जी वो वहाँ जाके इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और मरीज के अंदर परमानेंट फिट कर देते हैं, और इसकी कॉस्ट सिर्फ $50,000 है। पाकिस्तान में आप करें तो ये कितना बनता है? जी, ठीक है, तकरीबन 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ बनता है। तो उसकी वो 2 साल वो करते हैं डेली आधा घंटा, तो 80% लोगों को फायदा होता है। अल्लाह ने, देखें जी, पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। जी जी। और अगर आप देखेंगे कि दुनिया के 100 बेहतरीन डॉक्टर अगर आप सर्च करें ना, तो आपको 40-50 पाकिस्तानी मिलते हैं। ऐसी अल्लाह ने हमें दिमाग और कैपेबिलिटी दी है। तो हमने क्या किया, हमने, लेकिन वो रहते ही यहाँ नहीं, वो सारे बाहर जाके काम करते, मेरी तरह के वापस भी आ जाते हैं। ठीक है सर, इस काम का हम पे, इस मिट्टी का हम पे कर्ज है। अल्लाह ने चुकाना, जो इज्जत, जो शोहरत, जो कुछ दिया, मैं तो बार बार वो याद करता हूँ कि जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो किस तरह करब में थे मक्का छोड़ने की वजह से। तो मतलब अल्लाह के हुक्म पे हिजरत थी, लेकिन फिर भी दिल उनका, तो हम लोग तो अल्लाह का हुक्म भी नहीं है फिर भी जाते हैं। तो इस मट्टी का जो कर्ज है, मेरी दरख्वास्त है अपने सारे दोस्तों से, इस मुल्क के लिए ज़रूर कुछ करें, और हम आप ही कर सकते हैं, किसी अमेरिकन या ब्रिटिश ने नहीं करना। तो हमने क्या किया, हमने उसको मॉडिफाई किया। हमने जो $10 की नीडल है या $15 की नीडल है वो इस्तेमाल की, और हमने वहाँ जाके करंट लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी दी 8-8 मिनट महीने में एक दफ़ा, और साथ वहाँ पे पीआरपी इंजेक्ट की, और 3 महीने हमने सिर्फ किया, और साथ उनको फिजियोथेरेपी पे डाला। उनके पहले एमआरआई, और 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, हमारे पास 3 साल का डाटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 350 मरीजों पे किया उस स्टडी में, और 350 के 350 मरीजों में 100% कोई एक फेलियर नहीं मिला। और खर्चा कितना है? मैं वो कॉस्ट को कंपेयर करता हूँ। अगर हम पीआरपी और पल्स आरएफ न्यूरोमॉड्यूलेशन का एक सेशन करें तो कोई लाख से 1.5 लाख खर्चा है, 3 सेशन का 3 से 4 लाख खर्चा है, और कहाँ पे 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ वाला इलाज अमेरिका में, यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 लाख रुपए में हो सकता है। हम उससे बेहतर, वहाँ 80% रिजल्ट थे, हमारे 100% रिजल्ट्स हैं। और ये स्टडीज मैंने अभी अबू धाबी में प्रेजेंट की, इंग्लैंड में पहली ब्रिटिश रीजनरेटिव कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि पहली ट्रेनिंग भी करवाऊँ और प्लस ये लैंडमार्क स्टडी दूँ। तो ट्रस्ट मी कि ये प्रोटोकॉल अब पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है। अच्छा शहाद भाई, ये कमर का तो हो गया, इसी तरह जो नी का प्रॉब्लम होता है, घुटने सूज जाते हैं, जो कहते हैं जो रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट होगी, तो उसी का इसी तरीके का इलाज में उसका भी कोई हल है? जी बिल्कुल। देखें, नी जो है हमारा सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग जॉइंट है,
कि जब हमने खड़े होना है, चलना है, नी ने लोड होना है, और एक नी पे पूरी बॉडी का लोड आता है जब हम कदम उठाते हैं, ठीक है। तो ये नी जो है, घुटना जो है, ये ज़्यादा वेट बेयर करता है, और ख़ासकर ख़वातीन में वज़न बढ़ जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसमें अगेन TKR गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन ये मेरी स्टडीज़ नहीं है, ऑर्थोपीडिशियन हमारे दोस्त जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं उनकी स्टडी से साबित होता है कि नी रिप्लेसमेंट के बेस्ट रिजल्ट उस वक्त आते हैं जब बिल्कुल हड्डी के ऊपर हड्डी आ जाती है, ठीक है। मैं जब 2010 से 12 हार्वर्ड में था, तो उस वक्त वहाँ पे एवरेज 58 से 60 साल की उम्र में नी रिप्लेस करते थे। लेकिन पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 to 73 है, ठीक है, और वहाँ पे तो 80-90 ईयर्स है, ठीक। तो क्या होता था, अगर किसी का 58 साल की उम्र में घुटना बदला गया तो 8 से 10 साल बाद वो घुटना वेयर टेयर कर जाता था, और ख़ासकर उन लोगों में जिनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उनमें और कम लाइफ होती है। तो दूसरी दफ़ा नी रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में मेरे इल्म के मुताबिक सिर्फ 2 ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं जो रीडू कर सकते हैं, ठीक है। पहली दफ़ा घुटना बदलना कोई साइंस नहीं है, कोई बड़ा काम कोई नहीं। बड़ा। तो यकीन करें, ऐसी पर्चियाँ भी आती हैं हमारे पास मरीजों के हाथ में कि 40 साल की खातून है, वज़न उसका जहाँ 60 किलो होना चाहिए 128 किलो है, और नी रिप्लेसमेंट एडवाइस हुआ है। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि 128 किलो वज़न 40 kg में 40 साल की उम्र में नी रिप्लेस नहीं कर सकते। कितनी दफ़ा करेंगे? तो एक तो वेट रिड्यूस होना चाहिए, दूसरा एवरेज एज जो अब नी रिप्लेसमेंट की अमेरिका और डेवलप्ड वर्ल्ड में है वो 68 से 70 ईयर्स है, उससे पहले घुटना नहीं बदलता। यानी आपका कहने का मतलब है कि 68 से 70 साल की एज में ही सिर्फ अगर आपने घुटना तब्दील, और वो भी तब जब बोन ऑन बोन है, जिसको हम ग्रेड 4 आर्थराइटिस कहते हैं, कि जी बिल्कुल आपकी झिल्ली में ख़त्म हो गई है और आप जितने कदम उठाते हैं हड्डियाँ ऐसे रगड़ खाती हैं जैसे रेगमार रगड़ खाता है। तो उससे पहले वाली जो है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसमें हम अगर जॉइंट के अंदर जेल डाल दें, जो बहुत सारे ममालिक बना रहे हैं, और हाई मोलिकुलर वेट, फिलर नहीं जो कॉस्मेटिक के लिए यूज़ होते हैं, उसके लिए भी जेल यूज़ होती है, लेकिन वो फ्लूइड होती है, जो हम यूज़ करते हैं ये थिक होती है। जॉइंट के अंदर जेल डालते हैं, उसके साथ PRP या स्टेम सेल, डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट का स्टेटस क्या है, वो करते हैं, और फिर भी दर्द के लिए हमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। वजह ये कि ये जो नसें जो घुटने को सप्लाई करती हैं, जो दर्द करती हैं, इनको हम जेनिकुलर नर्व्स कहते हैं, और ये जो नी का कैप्सूल या जॉइंट है उसके बाहर पड़ी हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि दुनिया के जो बेहतरीन सेंटर्स हैं, हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल है, ये जॉन हॉपकिन है, वहाँ पे भी अगर बेहतरीन से बेहतरीन सर्जन जो अगेन 80 से लाख डॉलर में नी रिप्लेस होता है, वहाँ पे करोड़ों में, वो नी रिप्लेस करें तो अगर 100 घुटने तब्दील होते हैं, 30 से 40% लोगों के दर्द में फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी 2 वजह हैं। एक तो जो अगर नर्व इन्फ्लेम्ड है वो वैसे ही जॉइंट रिप्लेसमेंट में वही के वही रहेंगे, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे मरीजों में जो घुटने में दर्द आ रहा होता है वो कमर से या गर्दन से तो बाजू और हाथ में आएगा, ठीक है। निचली कमर से कूलों के मसल जिसमें पिरीफॉर्मिस है, सैक्रोइलियक जॉइंट है जो कमर की हड्डी और कूले की हड्डी में बनता है, और इसके साथ साथ जो बैक के मसल्स हैं आपकी टांग के, जिसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, अगर वो टाइट हैं तो वहाँ से जब नर्व्स गुजरती हैं तो वो यूं पकड़ी जाएंगी, और वो नर्व इन्फ्लेम होगी, वो घुटने में जाएगी, तो प्रॉब्लम ऊपर है। आपने इलाज नीचे का कर दिया तो आप घुटना बदल भी देंगे तो मरीज, तो अगेन इसमें हम, अगर मुझे एक चीज की इजाजत मिले, यंग लोगों में घुटनों का दर्द, मैं घुटनों को हाथ भी ना लगाऊं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी थाई के मसल्स को, बैक के मसल्स को या नर्व्स को ट्रीट करूंगा और उनकी घुटने की पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यानी सिर्फ बैक की आप मसल्स को ट्रीट करने से घुटने का पेन खत्म हो जाएगा।
अगर दर्द ऊपर से आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा अभी कि घुटने का दर्द पहले तो देखना पड़ता है, जो नी रिप्लेसमेंट भी हो गई लेकिन दर्द वहीं का वहीं रहेगा, उसकी वजह क्योंकि समटाइम डायग्नोस नहीं करते कि दर्द हो कहाँ से रहा, तो कैसे पता चलेगा कि ये घुटने में जो दर्द हो रहा है वो कमर से, ये कहीं और से आ रहा है या घुटने का अपना है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, नहीं ब्यूटीफुल, $1 मिलियन क्वेश्चन। बहुत आसान है। हमारे पास पाकिस्तान में या दुनिया में क्या हो क्या रहा है, हम ओवरलोडेड हैं पेशेंट से, वक्त नहीं देते। सिर्फ 2 मिनट 2 सवाल। पहला सवाल ये, क्या दर्द चलने से बढ़ता है? अच्छा, हाँ, देखें घुटना कब लोड होगा, जब हम खड़े होके चलेंगे। ठीक है। तो अगर घुटने में दर्द है तो उस वक्त बढ़ना चाहिए। यकीन करें आधे से ज़्यादा मरीज ये बताते हैं कि जी जब वो सुबह उठते हैं, इनिशियली चला नहीं जाता वॉशरूम तक, लेकिन फिर वो थोड़ा सा चलते हैं तो दर्द बेहतर हो जाता है। तो आप मुझे बताएं, ये घुटने का दर्द होगा या रेफर्ड पेन होगा? रेफर्ड पेन। तो सिंपल 2 सवाल। और दूसरा सवाल क्या पूछना है कि जब आप आधा घंटा पौना घंटा बैठे रहें, उठें तो पहले कुछ कदम मुश्किल है या आसान है? क्योंकि बैठेंगे तो कमर लोड होगी जी, वहाँ पे जब कंप्रेशन आएगा, वो जो नर्व्स नीचे जा रही हैं, तो जब आप उठ के चलेंगे प्रेशर रिलीज हो गया, ब्लड फ्लो हुआ, वो दर्द ख़त्म हो गया, नर्व का कंप्रेशन। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और पेशेंट से भी मैं कहूँगा, डॉक्टर्स राज से भी कहूँगा, अपने जो मेरे यंग फेलोज हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली ये ज़रूर असेस कर लें, सिर्फ हिस्ट्री पूछने से कि जी क्या दर्द चलने से वर्स हो रहा है। अगर चलने से वर्स हो रहा है तो देन नी पेन है। अगर मरीज बैठ के उठता है, दर्द है, चलने से बेहतर हो जाता है, तो ये घुटने में दर्द तो है लेकिन घुटने की वजह से ऊपर से आ ऊपर से। तो उसमें हम अगर फिजियोथेरेपी, रिहैब या कोई ऊपर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेंगे तो पेन एक्सरसाइज कर लेंगे, कुछ भी नेचुरली ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा घुटने के दर्द के साथ साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है जिसको गर्दन का दर्द है, जिसको सर्वाइकल भी शायद कहते हैं। क्या इसके गर्दन के दर्द की वजह से कमर में भी दर्द होती है? यूजुअली अगर हम स्पाइन का स्ट्रक्चर देखें तो अल्लाह ने हमें 3 बड़ी तरह के मोरे दिए हैं, एक्चुअली 4। 7 मोरे गर्दन के हैं जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, 12 मोरे छाती के हैं जिनको हम डॉर्सल या थोरैसिक स्पाइन कहते हैं, 5 मोरे कमर के हैं जिनको हम लंबर स्पाइन कहते हैं, नीचे दुमची है जिसको हम सेक्रम कहते हैं जो आपकी टेल बोन है, और नीचे बारीक सी दुमची लटक रही होती है जिसको हम कॉक्सिक्स कहते हैं। 4 से 5 मोरे। तो ये जो ऊपर वाले 7, 12 और 5 मोरे ये अलग-अलग है। इनके दरमियान चूंकि यहाँ पे हरकत है, रोटेशन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, तो अल्लाह ने इनको सेपरेट रखा है और इनके दरमियान डिस्क रखी है। जो निचली आपकी दुमची है वो 5 मोरे अल्लाह ने फ्यूज करके उसको एक शेप दे दी कि आप उस पर बैठें, उठें, वो स्ट्रांग है। और नीचे दुमची है जो कार्टिलेज के साथ अटैच्ड है, और अगर आप गिरे, स्लिप हों तो जो कहते हैं ना दुमची का दर्द कॉक्सिडाइनिया, तो वो उसको इफेक्ट करता है। तो जहाँ तक गर्दन के मोहरों का ताल्लुक है, ये छोटे हैं लेकिन इनकी अलाइनमेंट इस तरह से है, आपकी बॉडी का सबसे हिस्सा कौन सा मोबाइल है स्पाइन में, वो नेक है। नेक है, आप देखें नेक राइट लेफ्ट, जी, ऊपर नीचे, रोटेशन, ये सारा कुछ होता है। तो इनकी अलाइनमेंट अल्लाह ने यूं रखी है कि हम यूं ये ग्लाइड करते हैं, जबकि कमर में आप सिर्फ ये या ये कर सकते हैं, और डॉर्सल स्पाइन में तो मूवमेंट ना होने के बराबर है कि आप हमेशा ठीक। तो अब जो नेक है, गर्दन की दर्द इतनी प्रेवलेंट है, इतनी ज़्यादा हो गई है। एक वक्त था इससे 10 साल पहले, मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए पेन की प्रैक्टिस करते हुए, तो कभी यंग लोग नहीं आते थे। मेरे 90% मरीज 60+ होते थे। अब आप यकीन करें कि 50% लोग 40 से कम है, 50% लोग 40 से ज़्यादा हैं। इतनी प्रेवलेंस है, और उनमें से बहुत बड़ी मेजॉरिटी नेक पेन, शोल्डर स्टिफनेस और हेडेक्स के साथ आती है। हो क्या रहा है, हमारे जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं, हर चीज़ मोबाइल में चली गई, जी, टैबलेट में चली गई, लैपटॉप में चली गई, स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड्स ख़त्म हो गई। आप अपना वो भी टैबलेट पे घर पे अपना मेरा बचपन याद करें। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं
अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि जी मेरी ज़िंदगी में वालिद साहब से 2 दफ़ा ठुकाई हुई, दोनों दफ़ा क्रिकेट ग्राउंड में। हाँ। ठीक है, स्कूल से सीधे क्रिकेट ग्राउंड चले गए, नेट किया, वालिद साहब पहुंच गए, मतलब हमें डांट हम डपट। आपसे 20-30 साल तो छोटे हैं, इस वजह से जाहिर है हमारा बचपन तो बहुत पहले का। बिल्कुल ठीक है, अब कायम अली शाह साहब के क्लास पहले मैं मुराद अली शाह साहब को तो ऑन लाइटर नोट सर। लाइटर नोट तो अभी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, प्लस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये देखें, अगर हम Gadgets। एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारी नेक पे कोई लोड नहीं है, नॉर्मल पोस्चर। अगर मैं इसको 5 डिग्री यूं करूंगा तो मेरे 7 मोरों पे 9 पाउंड वजन एक्स्ट्रा आएगा। और नॉर्मली हमारा क्या पोस्चर होता है, ये, ठीक है, तकरीबन 30 डिग्री। ठीक है, 30 का मतलब है 5 × 6, कि हम 5 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई करें और 9 को 6 से करें तो 54 पाउंड या 26 किलो 25 किलो वजन हम गर्दन पे एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। जब मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं यूं करके गोद में रखें। मतलब ये है कि हम 25 से 30 किलो वजन डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। वो अच्छा। मसल्स पे आएगा लोड, मसल स्टिफ होंगे, वो लिगामेंट्स पे आएगा, वो स्टिफ होंगे, ब्लड वेसल्स नर्व्स कंप्रेस होंगी, ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होगा। तो जो डीजनरेशन है जो 60 साल की उम्र में होनी चाहिए, 55 साल की उम्र में होनी चाहिए, वो 30 साल 35 साल की उम्र में शुरू हो रही है। आज मैं एक एक्सरे देख रहा था, एक 28 साल की बेटी, ठीक है, 2 बच्चों की माँ सिर्फ, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा अगर मैं आपकी गर्दन की एज करूं तो ये 45 से 50 साल है। कैसे एज करूंगा कि उसमें कितनी चोंचे हैं, बोन डेंसिटी कितनी कम है, डिस्क कितनी खुश्क हो गई हैं। तो इसकी वजह से, और उस बच्ची को प्रॉब्लम क्या थी, पिछले 2 साल से उसकी गर्दन, कंधा और सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था, दवाइयाँ दे दे के हशर हो गया। तो ये जो गर्दन और कंधों के दर्द की सबसे बड़ी वजह बुरा पोस्चर, मोबाइल, स्क्रीन टाइम, और फिर एक और फैक्टर है माइंड, ब्रेन नहीं माइंड, जो हमारी हायर मेंटल फंक्शंस हैं, हमारी थिंकिंग, स्पीच, इंटेलेक्ट। ठीक है, तो माइंड को अल्लाह ने ये कैपेसिटी दी है कि ये अपना जो स्ट्रेस है, जो अपनी टेंशन है, ये यहाँ पे नहीं रखती, ये जो भी नियरेस्ट टेंडर एरिया है उधर शिफ्ट करती है। ओके, ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अगर वो वहां पे रहे तो आपका दिमाग शटडाउन में चला जाएगा। तो अल्लाह से बड़ा तो आर्किटेक्ट पाकिस्तान का वापडा बन जाएगा, पाकिस्तान का वापडा बन जाएगा, कोई भी सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप खुद बताएं कि जी किसी दिन आपको स्ट्रेस हो जी, 2 मिनट के लिए कोई ऐसी चीज आ गई, कोई एकदम बिल अनएक्सपेक्टेड आ गया। आप तो कुछ भी, कोई भी बिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 पंखे हैं, बिल आ जाता है 54,000। तो वो जो आप स्ट्रेस से गुजरते हैं, वो सारी स्ट्रेस यहाँ आएगी। ऊपर से आप मोबाइल और ये चीजें कर रहे हैं तो कैसे गर्दन ठीक रहेगी वहां पे। तो जो बेगम से लड़ाई होगी, झाड़े पड़े, उसका स्ट्रेस भी इधर शिफ्ट होता है। 100%। ओके, घर की मामला से भी स्ट्रेस यानी ट्रेवल करता है, ट्रांसफर जो है माइंड से बॉडी में ट्रेवल करता है, और नियरेस्ट अवेलेबल जगह नेक एंड शोल्डर्स है। ओके, ठीक है। तो सो बैड पोस्चर और स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को लाइफ से रूल आउट नहीं कर सकते, वो होनी होती है, आपको आना ही। ठीक है ना। कोई भी चैलेंज, स्ट्रेस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, एनी चेंज इन रूटीन इज कॉल्ड स्ट्रेस। वो कल बल्कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, बड़े हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर है कासिम अली शाह साहब, उनके साथ भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की इसी से रेलेवेंट, कि ये हो नहीं सकता कि इंसान हर वक्त मोटिवेटेड रहे, ये हो नहीं सकता कि इंसान को स्ट्रेस ना आए। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो रास्ते में कलर का आना ही आना है, कोई नहीं। 100%। तो वो सेम वही बात आप कर रहे हैं। देखें, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं जी, और बहुत खिदमत कर रहे हैं, और बहुत से फलाही काम भी कर रहे हैं फाउंडेशन के साथ को। तो देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनसे परफेक्ट तो पर्सनैलिटी नहीं है ना, तो उनको भी स्ट्रेस आया तो अल्लाह ने क्या नाज़िल किया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कि अल्लाह ने सूरह दहा नाज़िल की कि परेशान ना हो, क्या मैंने तुम्हें
नवाजा नहीं, नहीं। तुम्हारे लिए आखिरत बेहतर है, क्या तुम यतीम नहीं थे, क्या तुम मतलब कम अवेयर नहीं थे, अब अवेयरनेस दी, सब कुछ किया, ठीक बिल्कुल। है। तो ये तो एक नेचुरल साइकिल है, हम स्ट्रेस को रूल आउट नहीं कर सकते। हर रोज हर सांस के साथ एक नया चैलेंज है, उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। ओके। एक अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें, स्ट्रेस चैलेंज है। जो डिस्ट्रेस है, ठीक है, डॉक्टर हांस साले जिन्होंने 1930s में स्ट्रेस रिस्पॉन्स पहली दफा एक्सप्लेन किया मेडिकल साइंस को, उनका बहुत मशहूर कॉल है, बहुत मशहूर उसका, इट्स नॉट स्ट्रेस, इट्स आवर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस विच किल्स अस। ओके, ये प्रॉब्लम नहीं है, असल मसला कि आप प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड कैसे आप करते उसको रिएक्ट कैसे करते करते हैं, और जनरली हम इसको ओवर रिएक्ट करते हैं। ओके। उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे फेलियर्स, चैलेंजेस, डर, खौफ आ जाता है, पता नहीं ये क्या हो क्या जाएगा। है। तो मॉडर्न स्टडीज ये प्रूव करती हैं आपकी 95% ऑफ मॉडर्न डे डिजीजेस including certain forms of cancer are primarily because of chronic stress. ओके, ये कैंसर की भी वजह। Certain forms of cancer, Okay. including prostate cancer, rectum का कैंसर, ये continuous stress, recurrent stress, chronic stress उसका नतीजा है। हम कर क्या सकते हैं? जी, असल सवाल ये है Yes. कि उससे निपटना कैसे। ठीक है, अल्लाह ने हमें ऐसा खूबसूरत निज़ाम दिया है, अगर हम उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक भी वही देगा। बेशक। ठीक है, फजर जब आप उठते हैं, शुक्र भी हो गया, सबमिशन भी हो गया, सबमिशन भी, बेशक। ठीक है। ये मेरे नहीं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट कहते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, ये 5 एस्पेक्ट हैं। जी जी। बेहतरीन एक्सरसाइज है इन्हमाक से नमाज पढ़ना। वाह। इन्हमाक कि आप कनेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह की हमद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसके आगे खड़े हैं। जब आप सही रुकू में झुकते हैं, ट्रस्ट मी, प्रॉपर रुकू, टांगे सीधी, बाजू सीधे, कमर सीधी, ये नहीं पूरी। और वहां पे हम 15-20 सेकंड स्टे करें। वो जो है ना जी, 3, 9, 10, 11 दफा पढ़े, तो जितना ज्यादा पढ़ें, जितना रुकेंगे, ये वाहद एक्सरसाइज है जिसके नतीजे में अल्लाह पाक आपकी कमर के मोरे, डिस्क, मसल, लिगामेंट, बोन्स में ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। जब ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी, ग्लूकोज आएगा, ताकत मिलेगी, एवरीथिंग। तो यकीन करें, जिन लोगों का रुकू अच्छा है उनमें 90% में खुदा न खास्ता कोई चोट ना लगे, उनको क्रॉनिक बैक पेन नहीं होगा। और जिनको है, अगर वो अपना रुकू बेहतर कर लेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। जबरदस्त। गर्दन का जो कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, जैसे शहजाद भाई आप कह रहे थे कि वो 25 kg वजन एक्स्ट्रा जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं, लेकिन अब काम भी करना है, अब बिजनेस भी करना है, अब मेल्स भी देखनी है, तो फिर हल क्या है, किस तरह, क्या उसको छोड़ दें फिर कम दर्द, गर्दन की दर्द ठीक होगी, या कोई हल भी है? देखें जी, हम ना बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत है, ना काम छोड़ने की ज़रूरत है, ना मोबाइल छोड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करनी है कि आप मोबाइल को यूं गोद में देखने की बजाय ये सामने अपने डेस्क पे रख लें। गर्दन न्यूट्रल होगी, वो 25 किलो आधा जो सीमेंट का तोड़ा है वो आपने उतार के फेंक दिया। सिंपल, ये कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं मुश्किल। हाँ, तो यहाँ की बजाय सिर्फ ये, दैट्स इट। और इससे वो जो 25 kg वजन है, ये जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो नहीं आपने उतार के फेंक दिया। बड़ा मुख्तसर था। देखें, छोटे छोटे से ये हल है ना, हमें ये छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्यों, मतलब इसकी अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए। अवेयरनेस अगेन, डॉक्टर्स क्यों नहीं ये बताते? जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये मेडिसिन लिखने, ये आपने एक्सरे करवाना है, ये आपने MRI करवा लें, और ये पेन किलर खा लें, और इतनी दोबारा हफ्ते बाद चेक करवा लें, फिर देखेंगे। देखें अगेन बात यह है कि जो टाइम है ना, कमी, या जो मैं कमेंट नहीं करूँगा,
लेकिन मेरी फिर दरख्वास्त है जो हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं, जो हमारे ऑर्थोपीडिक दोस्त हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, जितने लोग जो पेन को कैटर करते हैं, वो काइंडली ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ एक दो लफ्ज़ बता देंगे, क्योंकि ईमान हमारा ये है, रिस्क लालच से बढ़ नहीं सकता, बांटने से बढ़ता है। और दूसरी एक और चीज़ होती है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये कर रहे होते हैं कि मरीज़ मेरे रेलेवेंट नहीं भी है, तो मसलन मैं पेन फिजिशियन हूँ, कोई मरीज़ कहेगा जी ब्लड प्रेशर है, तो ये भी गोली लिखते हो। यकीन करें, अपनी पाकिस्तान में 20+ ईयर की प्रैक्टिस में मैंने आज तक किसी को ना डायबिटीज़ की मेडिसिन लिखी, ना ब्लड प्रेशर की, ना अस्थमा की, ना किसी और चीज़ की। वजह यह है कि मेरी जो आपका फील्ड है उसी पे काम कि देखें, जो चीज़ मैं अपनी वालदा अपने लिए नहीं कर सकता, मेरी वालदा को शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाता था, तो मैं किसी की माँ को कैसे लिख दूँ? जबरदस्त। डॉक्टर साहब, ये आपने मतलब गर्दन की जो पेन है, सर्वाइकल की तो हमने बात कर ली, इसका ताल्लुक ये शोल्डर की पेन से भी है, और जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है इसका इलाज भी क्या पीआरपी से मुमकिन है? मुस्तकिल इसका हल क्या, इसकी वजूहत क्या होती हैं और इसका हल क्या है? अब जैसे कमर का दर्द जो है वो घुटने में जाता है, इसी तरह बहुत सारे मरीजों में गर्दन में नर्व का कंप्रेशन हो, पिंच हो नर्व का, वो मसल में है या ओस्टियोफाइट मोरे की वजह से है, तो वो रेफर्ड पेन शोल्डर और बाजू में आता है। तो अगेन, जैसे मैंने कहा कि जी आपको कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, 2 सवालों की हमने बात की थी कि क्या ये घुटने का अपना दर्द है या कहीं से आ रहा है। इसी तरह शोल्डर का जो कंधे का दर्द है, उसके लिए भी सिर्फ 2 से 3 सवाल अगर आप पूछें, क्योंकि अगर गर्दन का दर्द कंधे में आ रहा है और आप कंधे में बहुत शौक है हमारे ऑर्थोपेडिक दोस्तों को इंजेक्शन लगाने का, और तो वो हर चीज से, जो भी डॉक्टर के पास, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके शोल्डर में प्रॉब्लम हुआ, वो जिन डॉक्टर्स के पास भी गए उन्होंने कहा जी वो इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा आसान सा है, अल्ट्रासाउंड के साथ देख के या लैंडमार्क या फ्लोरो में देख के हो सकता है, लेकिन बात वही है कि अगर वो रेफर्ड पेन है 5वें 6ठे मोरे के दरमियान या 6ठे 7वें के दरमियान, तो यहाँ पे आप इंजेक्शन क्या शोल्डर चेंज भी कर देंगे तो दर्द तो ऊपर से आ रहा है। तो उसके लिए अगेन आप मरीज से थोड़े से एक तो सवाल ये पूछ लें, क्या दर्द रात लेटने से बढ़ता है? अच्छा, अगर दर्द रात को लेटने से बढ़ता है, क्योंकि रात लेटने से अगेन वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज होते हैं कि बॉडी रिपेयर हो, तो अगर नर्व्स की इन्फ्लेमेशन है तो वो पेन बढ़ेगा और वो कंधे में आएगा। एक दूसरा, क्या मूवमेंट तो लिमिट नहीं होती? अगर दर्द जो है, ये दर्द के साथ मूवमेंट लिमिट हो रही है, तो कंधे का जमूद या फ्रोजन शोल्डर है, तो फिर तो हम कंधे पे काम करेंगे। और आपने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि जी फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? कंधा जो है ये सबसे मोबाइल जॉइंट है, ये सर्कमडक्शन है जैसे हम बॉलिंग करते हैं, जी जी, ये रोटेशन है जी, ये मतलब सारी मूवमेंट्स है मैक्सिमम। तो इसको करने के लिए अल्लाह ने मॉडिफाई किया। अगर हम कूल्हे के जोड़ में और कंधे के जोड़ में फ़र्क देखें, तो कूल्हे का जो जोड़ है उसमें बॉल एंड सॉकेट, उसकी जो सॉकेट है उसके अंदर बॉल बाकायदा ऐसे पड़ा हुआ है। तो लेकिन हिप जॉइंट पे कितनी पेन है? ठीक है, थोड़ी सी मूवमेंट है। शोल्डर में जितनी रेंज है, तो अल्लाह ने क्या किया कि वो जो कैविटी थी जिसको हम सॉकेट कहते हैं उसको प्लेन कर दिया। ओके, जो हमारी बाजू की या कंधे की हड्डी है ह्यूमरस, उसमें वो उसको रोटेट बॉयल नहीं है नीचे, उसमें वो बॉल नहीं है, नहीं है बॉल, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, उसके साथ इतने फासले पे उसको अल्लाह ने रीइंफोर्स कर दिया लैब्रम से और कैप्सूल से, ओके, कि वो वहां पे रहे भी और मूवमेंट भी कंप्रोमाइज ना हो, बल्कि फैसिलिटेट हो। तो ये जो कंधे का कैप्सूल है, जो हमारे दोस्त या हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जिनको शुगर है, जब शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से जो जॉइंट का कैप्सूल है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। टू स्टार्ट विथ, इसको हम इन्फ्लेमेटरी फेस कहते हैं। वो अगर ट्रीट ना हो, उसका उसमें बेहतरीन हाल एक्टिव फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट है मेडिसिन के साथ। ओके, सेकंड स्टेज पे यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है।
फाइब्रोसिस के फेज में मरीज का जिसको हम जमूद कहते हैं वो फेज 2 है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं कि फाइब्रोसिस होगी। जब फाइब्रोसिस होगी तो वो उसकी लचक खत्म होगी, मूवमेंट नहीं होगी, मरीज ये बेचारा, ठीक है। और अगर हम इसका नेचुरल कोर्स ऑफ देखें रिजॉल्व, अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे तो 2 साल के अरसे में ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन 2 साल बहुत बड़ा अरसा, बहुत लंबा अरसा है। लोग अपनी शर्ट नहीं पहन सकते, जी जी, वॉशरूम से इस्तिंजा नहीं कर सकते, तो उसके लिए और बहुत सारे ऐसे काम बहुत नहीं सारी करते। चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। तो इसमें जो इसका बेहतरीन हल है, अगर पूरा फ्रीज नहीं हुआ तो हमें अच्छी फिजियोथेरेपी और रिहैब की जरूरत है कि वो उसको ग्रेजुअली मोबिलाइज करें। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है और हमारे जो थ्रेशोल्ड है पेन का एक लिमिट है, तो फिजियोथेरेपी की मूवमेंट्स और वो नहीं हो पाती जब दर्द ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम जो नसें, जैसे मैंने कहा कि घुटने की जेनिकुलर नर्व्स हैं, इस तरह शोल्डर की भी नर्व्स हैं, तो हम वो जो सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक्सिलरी नर्व से आ रही हैं, तो वो शोल्डर के पीछे पड़ी हैं और सामने लैटरल पेक्टोरल में अपन, हम बिल्कुल बारीक सुई के साथ उन नर्व्स को सुन कर देंगे या रेडियो फ्रीक्वेंसी से उनको नम कर देंगे परमानेंट, तो उससे उनकी पेन ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली, अगर जॉइंट के अंदर एज के साथ आर्थराइटिस भी हो गया, तो जैसे हम घुटने में जेल डालते हैं, कंधे में भी जेल डालते हैं, पीआरपी डालते हैं और उसको थोड़ा प्रेशर देते हैं कि अंदर जो एडिजन हैं, फाइब्रेसिस है, वो एडिजियोलाइसिस या उसके एडिजन ब्रेक करते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें माजरत के साथ, इसको मुझे वैसे ही याद आ रहा है कि शायद ये वैसा तरीका कार नहीं जिसको हम कहते हैं दांत के लिए रूट कैनालिंग करते हैं। जी, रूट कैनाल से मिलता जुलता है, वही उसकी भी एक आध नर्व को मिस तरह जी, वो जो उसकी नर्व्स आती हैं उनको वो डिसेंसिटाइज करते जी 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 जी, लेकिन वो डिसेंसिटाइज करते हैं ड्रिल कर कर, जी जी जी, जो विच इज वेरी अनकंफर्टेबल। इसमें हम उस तरह से ड्रिलिंग या वो नहीं करते। अच्छा, वैसे है तो ही उसको भी एक बट तरह उसमें भी डिसेंसिटाइज करते हैं नर्व इसमें को, भी रूट कैनाल की जो नर्व है, इसमें भी हम जो सप्लाई है नर्व की, और देखें सादा लफ्जों में यही जी बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, ठीक। लेकिन उससे ज्यादा सेफ और ज्यादा कंफर्टेबल। ओके, वो रूट कैनाल के लिए तो आपको सिटिंग्स देनी पड़ती हैं, तो हम एक सेशन में 4 नसें पीछे हैं, एक नर्व पीछे है, उनको कर देते हैं जॉइंट के अंदर करके, वो कर उसका नुकसान तो कोई नहीं होता। देखें, बॉडी में अल्लाह ने 3 तरह की नसें, नर्व्स रखे हैं। एक नर्व्स जो हमें हरकत कराते हैं, मोटर नर्व कहते हैं। एक जो हमारी टच पेन को कैरी करते हैं, उनको सेंसरी नर्व कहते हैं। एक जो ब्लड वेसल नर्व्स को और इंटरनल विसरा को जाती है, उसको हम ऑटोनोमिक नर्व्स कहते हैं। तो हम जो काम करते हैं वो सिर्फ सेंसरी नर्व्स को करते हैं। तो उसकी वजह से मूवमेंट पे या उस पर कोई फर्क नहीं आता, बल्कि जब दर्द नहीं होगी तो मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और इस जो इंटरवेंशनल पेन है, इसका सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका डाउन टाइम नहीं है। ओके, अमूमन होता है ना जी, आपने किसी को दवाई दी जी 15 दिन लगेंगे जी, महीना लगेगा, नहीं। अगर आपने जो कॉज है उसको टारगेट आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर दिया, पेशेंट जब निकलता है प्रोसीजर रूम से तो उसी वक्त वो रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से वो आधे से ज्यादा उस वक्त ठीक हो जाता है, और रिमेनिंग जो है वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते में। महंगा सस्ता इलाज सर कतन महंगा नहीं है। ओके, कतन महंगा नहीं है। और एक चीज जो मैं आपके तवज्जुह से जिसका जिक्र नहीं हुआ वो है कैंसर पेन। मैं उसी तरफ आना था, बेहतर बता दें जी। तो शायद ही कोई फैमिली खानदान आपके दोस्त अहबाब ऐसे नहीं है जिन्होंने कैंसर का मरीज नहीं देखा। जी जी बिल्कुल। और जिन घरों में कैंसर का मरीज है, अगर आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं जी कैंसर नहीं परेशान करता, कैंसर का जो दर्द है, जो उसकी तकलीफ है, और लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह आसानी कर। आप तो क्या कैंसर की दर्द का इलाज भी है? 100%। और दुनिया में जो सबसे पुअरली मैनेज पेन है वो कैंसर पेन है। वजह यह है कि सारा फोकस कैंसर इटसेल्फ को ट्रीट करने के लिए हो रहा होता है, उसकी पेन को नहीं। उसकी पेन जो है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्फिन दी जाती है, जो इटसेल्फ मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस करती है। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट दोस्त हैं, कैंसर को ट्रीट करते हैं, सर्जन्स हैं, रेडिएशन वाले हैं, कि काइंडली
अगर आपके मरीज जिनको मॉर्फिन से या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप पेन फिजिशियंस को ज़रूर रेफ़र करें कि हम अगेन कोई नर्व ब्लॉक करके, कोई न्यूरोलाइसिस करके, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके, ये प्रोसीजर जो हमारे डॉक्टर समझते हैं कि हम वो जो कैंसर क्या करता है, कैंसर बेसिकली है क्या, ये एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, और जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में एटिपिकल सेल्स बन जाते हैं। वो अगर बोन में जाएगा तो वहाँ पे मेट्स उसका कैंसर बन जाएगा, मोरो में जाएगा, मसल में जाएगा। तो वो अगर नर्व को पिंच कर रहा है, कोई प्रेशर दे रहा है, तो बेतहाशा दर्द है, बेतहाशा दर्द है। तो उनको हम सीलिएक प्लेक्सस करके ब्लॉक, मुख्तलिफ ऑटोनॉमिक सेंसरी ब्लॉक्स करके उन पेशेंट्स को महीनों के लिए देखें जी, जिसने जाना है वो ग्रेसफुली जाए जी, चीखता चहाड़ता अल्लाह से मौत की दुआ करता हुआ ना चाहे। और इसमें मैं सिर्फ अपने बिहार पे नहीं, पाकिस्तान में जितने पेन फिजिशियंस हैं, हम सब कैंसर पेन को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें पता है कि जी कैंसर का इलाज कितना महंगा है, एक कीमोथेरेपी का सेशन लाखों में पड़ता है, इम्यूनोथेरेपी उससे भी महंगी है, रेडिएशन। तो पेशेंट और उसकी फैमिली ऑलरेडी घर बार गाड़ियां बेच चुके होते हैं, यकीन करें। तो ऊपर से हम अगर अल्लाह ताला किसी को भी इस मर्ज में मुब्तला रखे, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी कैंसर पेन पूरे पाकिस्तान के पेन फिजिशियंस फ्री ट्रीट करते हैं। जो एफ्लुएंट फैमिलीज हैं उनसे भी हम ये कहते हैं कि जी जो डिस्पोजेबल्स या इसकी यूजेबल्स की कॉस्ट है वो भी अगर आप पे करना चाहें, अदरवाइज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। कैंसर के जो पेशेंट्स को जो पेन हो रही होती है उसका फ्री इलाज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम सब जो हमारे पेन मैनेजमेंट के जो फिजिशियंस हैं उनकी तरफ से फ्री है। जो भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह आपके जानने वालों में, हमारे जानने वालों में कैंसर की दर्द में मुब्तला है तो वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, और इनके बाकी जितने भी दोस्त हैं जो इनके इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनकी तरफ से भी यही इलाज है। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह ना करे किसी को भी इस तरह की कोई बीमारी हो, तो ये जो कैल्शियम की कमी है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, घुटना, शोल्डर, कमर, इसका ताल्लुक कैल्शियम की कमी की वजह से भी है? बिल्कुल जी, बोन पेन की सबसे बड़ी वजह जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि नॉर्मली हम सारी उम्र जो कैल्शियम दूध सप्लीमेंट की शक्ल में लेते हैं तो बॉडी गट से एब्जॉर्ब होकर बोन्स में जाता है, इसको हम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जी। वो क्या रहा है, लैक ऑफ वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जंक फूड, स्ट्रेस लेवल, और सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन डी की कमी। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, आप दूध में तैरें, आप 1 मन दूध पिएं रोज़ का, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। विटामिन डी बनता कैसे है? कुदरती तरीका एक ही है कि आप मुशक्क़त वाला काम करें, फिजिकल एक्टिविटी प्लस धूप का एक्सपोजर। हमारे लाइफस्टाइल में क्या है, सुबह उठते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ऑफिस, फैक्ट्री, दफ्तर, वापस निकले बस, गाड़ी, मोटर बाइक पे बैठे, घर। सन का अगर है भी तो ये सिर्फ हाथ हैं या चेहरा है, ये 3% भी नहीं बनता। तो आसान तरीन तरीका, सेफेस्ट वे ये है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत जहाँ पे इतना सूरज है, अनलिमिटेड सूरज है, उसके बावजूद ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी क्यों तेजी से बढ़ रही है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी आप कह रहे हैं कि 1 मन दूध भी पी लें तो विटामिन डी नहीं बनेगा अगर जो आप तरीका बता रहे हो उस पर अमल ना किया? विटामिन डी डिफरेंट, विटामिन डी जरूरी है कि दूध में जो कैल्शियम है या कैल्शियम की गोली में जो कैल्शियम है वो बॉडी एब्जॉर्ब तब करेगा अगर जिस्म में विटामिन डी लेवल अप्रोप्रिएट। ओके। मैं पाकिस्तान लाहौर की एक स्टडी की बात करता हूँ, 1500 डॉक्टर्स के लेवल चेक किए गए, ये प्री कोविड बात है 2019 की, मैं भी शामिल था। किसी डॉक्टर का विटामिन डी लेवल 10 से ज़्यादा नहीं आया। कितना होना चाहिए? 30 से 100 के दरमियान।
अच्छा, विटामिन डी का लेवल जिस्म में 30 से 100 के दरमियान होना चाहिए। हाँ जी, अगर 30 से कम है तो डेफिशिएंसी है, 10 से कम है तो एब्सोल्युटली डेफिशिएंसी। मेरा 3 था। अच्छा। ठीक है, और हम समझते थे कि जी हम लोग कैल्शियम लेते हैं, ये लेते हैं, तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना और बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। विटामिन डी के कैप्सूल्स अवेलेबल है जी। उसके इंजेक्शन अवेलेबल है। इंजेक्शन लगवाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, वो पानी ऑयल में होता है, बहुत पेनफुल होता है। अगर हम लगवाते हैं मसल में, कूल्हे में, तो 97% अब्जॉर्ब होता है। ओरली वही खोल के पी लें तो 95% अब्जॉर्प्शन है, 2% कोई फर्क नहीं है। तो वो आप कितने पीने चाहिए जी, उसका प्रोटोकॉल ये है कि जो स्टार्टिंग डोज है, आपने 15 दिन के बाद 2 लाख यूनिट का इंजेक्शन या कैप्सूल आम कैप्सूल की तरह खाना है, उसको काटने या उसके नहीं, ठीक है। 15 दिन के बाद 1 कैप्सूल, महीने में 2 दफ़ा, 3 महीने में 6 कैप्सूल का कोर्स करना है टू स्टार्ट विथ। कितनी एज का बंदा? 12 साल से लेके 150 साल तक। ओके। मेल है, फीमेल है। अगर उसका धूप में, अगर वो किसान नहीं है या वो अफगानी नहीं है जो सड़कें कोई खुदाई कर रहा है, उन लोगों के विटामिन डी लेवल्स पूरे होते हैं। जो हम शहरों में अर्बन या बच्चे जो हर वक्त जो घर बच्चे- में बैठे रहते हैं उनके विटामिन लेवल। सो एनी चाइल्ड ओवर 12 2 लाख यूनिट इंजेक्शन की शक्ल में या कैप्सूल की शक्ल में लें, खाने के साथ लें। इंजेक्शन भी एक बड़ी मिथ है, दूध में डाल के पीना, कोई ज़रूरत नहीं है। आम आप उसको चम्मच में डालने लें, टेस्टलेस है, कोई स्मेल नहीं है। 3 महीने में 6 पूरे करने हैं, और उसके बाद सारी उम्र 1 कैप्सूल या इंजेक्शन 2-2 महीने बाद लेते रहें, साल में 6 दफ़ा। हमें लोडिंग डोज चाहिए 12 लाख यूनिट की, जो 3 महीने में पूरी होगी। आपका लेवल अचीव हो गया, 50, 60, 70, 80, ठीक है। और उसके बाद हर 2 महीने बाद 1 कैप्सूल या इंजेक्शन लेते रहेंगे तो ये मेंटेन रहेगा। अच्छा, यानी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको ये विटामिन डी का ये इंजेक्शन लेना या एक नेचुरल तरीके से विटामिन डी को एक्वायर करना बड़ा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी कि विटामिन डी अमूमन समझा जाता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन ये नॉर्मल हार्ट की एक्टिविटी, नॉर्मल मसल, नॉर्मल डाइजेशन, नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, मैं तो अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि ये सिर्फ आपकी हड्डियाँ जोड़ ही नहीं मजबूत करेगा कि कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी, इसके साथ कैल्शियम का इंटेक भी ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कैल्शियम के इंटेक के लिए, हमारी ख्वातीन जो हैं, यंग बच्चियाँ, शादी के बाद उन्होंने कंसीव भी करना है, प्रेगनेंसी होनी है, 9 महीने बच्चे ने पलना है, उसकी हड्डियाँ, उसकी खुराक भी जानी है, और फिर उसके बाद आपने उसको फीड भी करना है। तो बेहतरीन तरीका ये है 13 साल से 36 साल की उम्र के दरमियान 2 गिलास दूध या कोई एक गोली कैल्शियम जिसमें 500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम है। बहुत सारी गोलियां ऐसी हैं जिसमें उस तरह का कैल्शियम है कि जो सिर्फ 15-20% एब्जॉर्ब होता है, बाकी एब्जॉर्ब नहीं होता, रादर किडनी और उसके लिए वो लोड बनता है। तो कैल्शियम की कुछ किस्में हैं जो समुंदर से, जिसको हम कोरल कैल्शियम या रेड एल्गी कैल्शियम कहते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है या बायो अवेलेबिलिटी 80-85% है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो गोलियाँ, ये आम जो चूने वाली गोलियाँ जिस भी तरह लेते हैं आप, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कम है और उनमें मीठा बहुत ज़्यादा है। तो वो कैल्शियम लें, आप देख लें कि जी उसमें कोरल कैल्शियम या रेड एल्गी कैल्शियम हो, और प्लस रेड एल्गी कैल्शियम जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। कितनी महंगी होती है ये गोली नॉर्मली? 30 रुपए की होनी चाहिए, 20 से 30 रुपए। यानी आप 30 रुपए से सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं, सिर्फ 30 रुपए, सिर्फ 30। और ये जो बंदा कहता है कि 2 का इंजेक्शन या कैप्सूल है, ये अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा ब्रांड 300-350 का है, और एवरेज ब्रांड 150-200 का है। अच्छा डॉक्टर, नेचुरल कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे कैल्शियम और ये दूसरी चीज़ें आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कि ये पर्टिकुलर ग़िज़ाएं ये आपको खानी चाहिए? फ्रूट हो गए, सब्जियां, वो कौन कौन? देखें जी, जो म्याना रवि है, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत जो है वो म्याना रवि पे। तो इसी तरह खाने में हम सब कुछ लें,
मीट लें, चिकन लें, फिश लें, सब में कैल्शियम है, लेकिन स्पेशली दूध। ओके। ठीक है ना, दूध जो है दूध अफोर्ड नहीं करते वो टैबलेट ले सकते, वो टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है ना, और मैं क्या कहूँ कि इस मुल्क में हमें क्या दूध भी खालिस नहीं। खालिस छोड़ें जी, केमिकल्स को बना के दूध की शक्ल दी जाती है, खैर जिसमें कास्टिक सोडा तक और क्या क्या होता है। एक और डिबेट है, और ये वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, आपने स्टार्ट में जिस तरह हमने बात की, आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपकी एक्सपर्टीज है पीआरपी और स्टेम सेल में, तो पाकिस्तान में बड़ी जगहों पे ये हमने कुछ अर्सा पहले ये देख रहे थे, जगह जगह पे स्टेम सेल की बात हो रही थी, पीआरपी की बात हो रही थी। इवन जो एक वो कह लेंगे प्रैक्टिशनर्स थे वो भी बैठे हुए थे, और बहुत सारी जगहों पे तो ऐसे थे कि जो सिंपल से वो नहीं होते, जो जिनको हम डिस्पेंसर वो कहते हैं, कि वो भी बैठे हुए स्टेम सेल की बात कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में कितने जेन्युइन या प्रोफेशनल स्टेम सेल या एक्रेडिटेड स्टेम सेल एक्सपर्ट हैं या पीआरपी एक्सपर्ट हैं जो ग्रेजुएट हैं, वो कितने को होंगे अंदाजन, और उनको कैसे जज किया जा सकता है? देखिए उसमें, देखिए रीजनरेटिव मेडिसिन जिसमें ये स्टेम सेल पीआरपी आता है, एक सुपर स्पेशलिटी है। इस वक्त जो सबसे अथेंटिक है वो अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन है, जो डिप्लोमेट और फेलोशिप ऑफर करता है, और पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन को एक्रेडिट करती है। आज की तारीख तक आप पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके देखें, सिर्फ एक शख्स है जिसकी फेलोशिप और डिप्लोमेट एक्रेडिटेड है, वो खाकसार है। अच्छा, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये नहीं कहता कि जी बाकी गलत हैं, लेकिन जैसे हमारा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन किसी का एफसीपीएस या पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के बगैर कोई भी, और कहते हैं कि जी परमिशन नहीं मिलती। मेरी जो डिग्री है एमबीबीएस की 1995 अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, उस पर लिखा हुआ है कि मैं मेडिसन, सर्जरी, गायनी ऑप्स की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन जब ये रेगुलेटरी बॉडीज बनी, जो बहुत अच्छा है कि क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव करे आम आदमी के लिए, तो उसके बाद तो मेरी भी या हमारे दोस्तों की यही थी कि जी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पीएचसी वालों ने बताया कि जी ये लॉ चेंज हो गया, अब आप पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के बगैर जनरल प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन आप सर्जरी या एज स्पेशलिस्ट मेडिसिन भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जबकि रीजनरेटिव मेडिसिन तो एक सुपरा स्पेशलिटी है। सुपरा स्पेशलिटी हम उस स्पेशलिटी को कहते हैं जो नई और एडवांस होती है, तो आपकी ऑलरेडी किसी और चीज़ में प्रॉपर ट्रेनिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तब इसको आप एज सेकंड फेलोशिप या सेकंड स्पेशलिटी के करते हैं। तो अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन भी आपकी ऑलरेडी, जैसे मेरी पेन मेडिसिन में फेलोशिप्स हैं, मास्टर्स है, तो उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट करते हैं विद ऑल दी बैकग्राउंड, और बड़ा क्रिटिकल एग्जाम और असेसमेंट है। तो हमारे पास अभी तक कोई और शख्स पीएमडीसी के लाइसेंस पे रीजनरेटिव मेडिसिन की क्वालिफिकेशन के साथ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे हमने पेन मेडिसिन में काम किया, हम अभी अपनी जो यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो एमएससी होगी, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में बहुत क्वालिफाइड लोग होंगे। वो मुझे पता है, लेकिन मैं भी नहीं नाम बताऊंगा, आप नहीं बता रहे। लेकिन मेरी अर्ज ये है कि एफडीए जो फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यूएसए है, दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रिक्ट, वो जो है वो एक किस्म के स्टेम सेल को अप्रूव करता है फॉर ह्यूमन यूज। उसको हम कहते हैं ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी। ऑटोलोगस का मतलब ये है कि मैं अगर मरीज हूँ तो मेरी ही बॉडी, मेरे ही, आपको याद होगा कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हमने भुगता आज 8 साल पहले, तो उसमें भी अल्लाह ने हमारी बचत, उसकी मदद यही थी कि हम ऑटोलोगस पे काम कर रहे थे और उसका कानून था दुनिया में। पाकिस्तान में नहीं था, अब बन गया। ठीक है, तो मेरी अपने सारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे मुअद्दबाना इल्तमास है, काइंडली एलोजेनिक सेल्स, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो अपने प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते हैं
human umbilical cord mesenchymal cells. Nowhere approved in the world for human use. Only is autologous. ओके Only is autologous. And in addition to this, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल को एक्रेडिट किया है रीजनरेटिव स्टेम सेल थेरेपी के लिए, इफ़्फ़त अहमद वो इफ़्फ़त अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी वेबसाइट पे, हमारे लाइसेंस पे ये इंक्लूडेड है। तो सो मैं अर्ज करूँगा, ये नहीं कि मेरी कोई मशहूरी है, नहीं, कि आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देख कर उसके लिए और जिंदगी का जगह मामला। की, क्योंकि ये देखें पीआरपी बहुत अफोर्डेबल है, चंद हज़ारों में होता है। स्टेम सेल की अगर मैं बात करूं, जो हमारे कंपटीटर्स या हमारे दोस्त कर रहे हैं, आप यकीन करें 3 से 4 सेशंस का 50 से 60 लाख एस्टीमेट देते हैं, और आप बहुत तगड़ी सिफारिश करें तो 8% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद में इसी तरह आप कम पैसे लेते हैं, दुआएं मुफ्त की देते हाँ, हैं। फ़र्क ये है वो शायद महीने में एक करते हैं, हम दिन में कई करते हैं। बात वही है कि आप इसको इतना अफोर्डेबल रखें कि जो आपकी सोसाइटी में वायबल। अच्छा इशरात भाई, ये क्या पीआरपी से शुगर का इलाज भी है? देखें, शुगर जो एक सिस्टमिक डिजीज है। अच्छा, इसका नहीं। ठीक है, अभी लास्ट ईयर 1 साल हुआ एग्जैक्टली, जुलाई में एफडीए ने पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फॉर टाइप 1 डायबिटीज। ओके। 2 तरह की डायबिटीज है ना, एक जो बचपन से होती है जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, और एक 40-45 बाद में होती है जिसमें इंसुलिन तो बनती है लेकिन बॉडी उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो टाइप 1 के लिए एफडीए ने पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी अप्रूव की, जिससे बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो पीआरपी से एंटी एजिंग, जो चेहरे पे पीआरपी करवाते हैं, इससे खूबसूरती में इजाफा होता है, या जो झुर्रियां खत्म होती हैं, तो पीआरपी से वाकई ये झुर्रियां शुरियां या जो एंटी एजिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है? अगेन एक खूबसूरत सवाल, एक खूबसूरत शख्स से, तो शख्स ने पूछा या से किया गया? खूबसूरत शख्स की तरफ से। ठीक है, ठीक है, तो नहीं, आपने एक खूबसूरत सवाल खूबसूरत शख्स ने खूबसूरत शख्स से पूछा, इसको कहते हैं अंजुमन सताइश बाग में। आपका उसने नजर है, यू स्क्रैच माइन, आई स्क्रैच योर बैक। इसको कहते हैं अंजुमन सताइश बाग में। ठीक है। तो पीआरपी जो है ये है क्या? ब्लड में से कुछ का पोर्शन लेते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ कॉकटेल है जो आपकी बॉडी में 2 तरह से इफेक्ट करती है। एक तो इसका अपना स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, दूसरा ये बॉडी के अंदर जो इनहेरेंट स्टेम सेल हैं, ये अल्लाह ने हर जिस्म में रखे हैं और मिलियंस बिलियंस में हैं, तो वो उसके में अट्रैक्ट होते हैं, खासकर मेसेनकाइमल सेल, और वहाँ पे वो रिपेयर, रीजनरेट, रीजुविनेट करते हैं। ओके, अगर मैं इसको कहूँ कि जो आपके वो एक्टिव वो मसल्स या सेल्स नहीं है, इसके स्टेम सेल पीआरपी से आप उसको एक्टिवेट करते हैं, वो चाहे स्किन है, ओके, वो चाहे डिस्क है, वो लिगामेंट्स हैं, वो मसल्स हैं, हम उनको एक्टिवेट भी करते हैं, रीजुविनेट भी करते हैं और रीजनरेट भी करते हैं। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, मुझे जरा गिनकर बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज स्टेम सेल थेरेपी से मुमकिन है? अगेन $1 million क्वेश्चन फ्रॉम अ हैंडसम पर्सन। जी, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें देखें, स्टेम सेल का जो बुनियादी है ये इम्यून मॉड्यूलेशन करता है। जब हम इम्यून मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, नॉर्मली ये नाकाबिल इलाज समझी जाती हैं, मसलन गैंठिया, आर्थराइटिस, वो गैंठिया ही है ना, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वो भी होता है, वो डिफरेंट है। ओके, रूमेटाइड आर्थराइटिस, एसएलई, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो मरीज सारी उम्र भुगतते हैं और उनके जोड़, हड्डियां, मोरे तबाह होते चले, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, रूमेटाइड किसी की वजह से, ठीक है, गैंठिया जिसको हम कहते हैं। एक दूसरा इम्यून मॉड्यूलेशन, ठीक है। दूसरी
बच्चों की बीमारियां जिनको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेस कहते हैं, आजकल ग्रोथ कम होती है, पतले रह जाते हैं बच्चे हैं। मेंटल रिटार्डेशन है, गर्दन नहीं संभालते, बात नहीं करते, फिर आजकल जो बहुत तेजी से फैल रही है बीमारी, मैं तो कहूँगा जी कोविड के बाद ये बड़ा पैंडेमिक है बच्चों में, जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म, ठीक है, उसका इलाज नहीं मुमकिन है? 100%। अगर मुझे एक बीमारी चूज करनी हो, ऑटिज्म चूज करूंगा उसके इलाज के लिए। जी, स्टेम सेल थेरेपी। इसमें देखिए बहुत सारे लोगों ने एनजीओज बनाई हुई है ऑटिज्म के लिए, बहुत सारा इस पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो ये अगर इस तरीका इलाज में इसका इलाज मुमकिन है? मैं आपके तवज्जो से, आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगा, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आए मिल के नॉन प्रॉफिट काम करते हैं। मैं प्रॉफिट मेकिंग की बात नहीं कर रहा। ओके। नॉन प्रॉफिट काम करते हैं, क्योंकि जिस फैमिली में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, यकीन करें पेरेंट्स की ना सोशल लाइफ है, ना डोमेस्टिक लाइफ है, और इसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी, वो बच्चे जो फिजिकली मेंटली डिलेड हैं, ठीक है, स्ट्रोक, फालज, उसमें हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वंस पेशेंट इमरजेंसी क्रिटिकल केयर से बाहर है तो फिजियोथेरेपी, रिहैब के साथ अगर हम रीजनरेटिव स्टेम सेल, पीआरपी, ये चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत जल्दी विद इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ स्टॉक अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो रिकवरी का चांस स्टैंडर्ड केयर से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बुढ़ापे की, जिनको हम न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं, पार्किंसंस डिजीज़ है, राशा डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, याददाश्त का चला जाना है, आपकी घुटने रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, स्पाइन की डिस्क अगर डीजनरेट कर रही है, तो सो हेड टू टो नेम एनी डिजीज, स्पेशली वो डिजीज जो अभी तक मेन स्ट्रीम मेडिसिन में नाकाबिले इलाज समझी जाती हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन, पीआरपी, एक्सोसोम, स्टेम सेल ट्रीटमेंट बेहतरीन मुमकिन इलाज है, बेहतरीन मुमकिन उम्मीद है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा ख्याल है जितनी हमारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। वो उस वक्त डिस्कस करेंगे जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे और हम इसके पार्ट्स बनाकर आपके शेयर करेंगे। और आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट करके उसका हमें सवाल ज़रूर भेजना है। हम क्या करेंगे, हम आज डॉक्टर साहब से वादा लेते हैं कि जो सवालात पब्लिक के आएंगे हमारी वीडियो पे, जो हमारी फेसबुक पे, जो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन पे आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई बीमारी है, हम कोई इसकी वो नहीं कर रहे, ये समझ लें कि वो मार्केटिंग नहीं कर रहे डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब खुद भी बहुत रफ़ायामा के काम करते हैं, जाहिर है वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आज की गुफ्तगू में उन्होंने जो बात की कि ऑटिज्म पे वो जो बगैर किसी प्रॉफिट के वो सबको दावत दे रहे हैं कि मिलके काम करें, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था कि आप इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, अपने सवालत भेजें, कोई बीमारी है उसको भेजें, 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन जब सब दोस्तों की तरफ से आ जाएंगे तो हम डॉक्टर साहब को जहमत देंगे उन सवालात के जवाब देने के लिए दोबारा इसी तरह का एक सेशन रखेंगे, ताकि पाकिस्तान से जितनी हमारे मुल्क में एक सेहतमंद सोसाइटी जन्म ले सके। और वो मेरा कंट्रीब्यूशन और डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन यही होगा कि जो आपकी तरफ से सवाल आएंगे हम उनके डॉक्टर साहब को उसका टाइम लेंगे, उनसे उनको दोबारा जहमत देंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे उनके हम जवाब देंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।